इस लेक्चर में हम मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को डिस्कस करेंगे। यानी इस लेक्चर में हम देखेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल कितने टाइप्स के मोशन कर सकता है। मैग्नेटिक फील्ड मूविंग चार्ज पार्टिकल के ऊपर फोर्स लगाता है। ये फोर्स चार्ज पार्टिकल के मोशन को डिस्टर्ब करता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल का मोशन इस मैग्नेटिक फोर्स के ऊपर डिपेंड करता है। अब एक चार्ज पार्टिकल के ऊपर कितना मैग्नेटिक फोर्स लगता है वो हमने पिछले लेक्चर में कैलकुलेट किया था और वो हमारे पास आया था F इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी। इसका मतलब ये है कि अगर एक चार्ज पार्टिकल क्यू वेलोसिटी v के साथ मैग्नेटिक फील्ड b में मूव करता है तो उसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स लगता है F इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी। इस मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन हम फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से फाइंड कर सकते हैं। अगर आप अपने लेफ्ट हैंड के फर्स्ट फिंगर को बी के डायरेक्शन में रखें और सेकंड फिंगर को चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी के डायरेक्शन में रखें तो ये तब आपको मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन देगा। इस मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन हम वेक्टर प्रोडक्ट के राइट हैंड रूल से भी फाइंड कर सकते हैं। इस वेक्टर प्रोडक्ट में v फर्स्ट वेक्टर है और b सेकंड वेक्टर है। तो अगर आप अपने राइट हैंड को फर्स्ट वेक्टर v के ऊपर रखें और अपने राइट हैंड फिंगर्स को सेकंड वेक्टर b की तरफ कर्ल करें तो ये तब आपको मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन देता है। यहाँ पे ये फोर्स v और b के ऊपर परपेंडिकुलर होगा क्योंकि वेक्टर पार्ट में जो रिजल्टेंट होता है वो इन दोनों वेक्टर्स के ऊपर परपेंडिकुलर होता है। जो कि मैग्नेटिक फोर्स चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है तो ये सिर्फ चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज करेगा, यानी इसको डिफ्लेक्ट करेगा, सिर्फ डिफ्लेक्ट करेगा। तो आप कह सकते हैं कि मैग्नेटिक फोर्स चार्ज पार्टिकल को सिर्फ घुमाता है। इस v क्रॉस b को मैं वी बी साइन थीटा भी लिख सकता हूं। तो मैग्नेटिक फोर्स हमारे पास इक्वल होगा F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा इंटू एन कैप। ये एन कैप यूनिट वेक्टर है जो हमें इस वेक्टर का डायरेक्शन देता है, जिसको हम फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से या वेक्टर प्रोडक्ट के राइट हैंड रूल से फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे ये जो थीटा है ये v और b के दरमियान एंगल है। इसका मतलब ये है कि मैग्नेटिक फोर्स इस एंगल के ऊपर भी डिपेंड करता है। अगर ये एंगल जीरो है तो साइन जीरो जीरो होता है, मैग्नेटिक फोर्स भी जीरो होगा। तो इस चार्ज पार्टिकल के ऊपर कोई मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगेगा तो ये चार्ज पार्टिकल डिफ्लेक्ट भी नहीं होगा, यानी ये एक स्ट्रेट पाथ के ऊपर मूव करेगा। लेकिन अगर ये एंगल 90 है तो फिर साइन 90 प्लस 1 के बराबर है और आपके पास फोर्स आ जाएगा क्यू वी बी, और साइन की वैल्यू चूंकि प्लस 1 मैक्सिमम है तो ये मैग्नेटिक फोर्स मैक्सिमम होगा। और चूंकि मैग्नेटिक फोर्स चार्ज पार्टिकल को घुमाता है तो ये मैक्सिमम फोर्स भी चार्ज पार्टिकल को घुमाएगा, लेकिन ये सर्कल में घुमाएगा। लेकिन अगर आपके पास एंगल जीरो, अगर एंगल ना जीरो है ना 90 है बल्कि इसके दरमियान कोई और एंगल है तो फिर मैग्नेटिक फोर्स जो है वो जीरो और मैक्सिमम के दरमियान होगा और तब भी मैग्नेटिक फोर्स चार्ज पार्टिकल के ऊपर लगेगा और ये चार्ज पार्टिकल को घुमाएगा, क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स तो चार्ज पार्टिकल को घुमाता है तो ये भी चार्ज पार्टिकल को घुमाएगा। लेकिन ये मैग्नेटिक फोर्स चार्ज पार्टिकल को सर्कल में नहीं घुमाएगा बल्कि एक हेलिकल पाथ के ऊपर घुमाएगा। ये हेलिकल पाथ क्या होता है ये हम बाद में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो इसका मतलब ये है कि जो मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल है वो इस मैग्नेटिक फोर्स के ऊपर डिपेंड करता है और मैग्नेटिक फोर्स इस एंगल के ऊपर डिपेंड कर रहा है। जब एंगल जीरो होता है तो फोर्स जीरो होता है और चार्ज पार्टिकल स्ट्रेट पाथ के ऊपर मूव करता है। अगर एंगल 90 है तो ये फोर्स मैक्सिमम होता है और चार्ज पार्टिकल एक सर्कल में घूमता है। लेकिन अगर ये एंगल जीरो और 90 के दरमियान कोई और एंगल है तो फिर ये मैग्नेटिक फोर्स जीरो और मैक्सिमम के दरमियान होता है और ये मैग्नेटिक फोर्स भी चार्ज पार्टिकल को घुमाता है, लेकिन ये हेलिकल पाथ के ऊपर घुमाता है। तो इस तरह के एक चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में स्ट्रेट लाइन के ऊपर भी मूव कर सकता है, सर्कल में मूव कर सकता है और हेलिक्स में भी मूव कर सकता है। ये डिपेंड करता है इस मैग्नेटिक फोर्स के ऊपर या इस एंगल के ऊपर। तो आप कह सकते हैं ट्रैजेक्टरी यानी पाथ ऑफ चार्ज पार्टिकल इन अ मैग्नेटिक फील्ड कैन बी स्ट्रेट लाइन, सर्कल या हेलिक्स। ये किसके ऊपर डिपेंड करता है कि चार्ज पार्टिकल किस पाथ के ऊपर मूव करेगा, स्ट्रेट लाइन में, सर्कल में या हेलिकल पाथ के ऊपर मूव करेगा। ये डिपेंड करता है कि एंगल के ऊपर, ठीक है, कि वो किस एंगल के साथ मैग्नेटिक फील्ड में इंटर होता है। क्योंकि अगर एंगल डिफरेंट होगा तो मैग्नेटिक फोर्स भी डिफरेंट होगा और चार्ज पार्टिकल इसलिए फिर डिफरेंट पाथ के ऊपर मूव करता है। तो चलो इन तीनों ये इसका मतलब कि चार्ज पार्टिकल एक मैग्नेटिक फील्ड में या तो स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा या सर्कल में या हेलिकल पाथ के ऊपर मूव करेगा।
ये कब मूव करेगा, चलो इसको हम डिटेल में क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। तो अगर चार्ज पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में तब मूव करता है अगर ये चार्ज पार्टिकल पैरेलल या एंटी पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड इंटर होता है। ऐसा ऐसा क्यों? क्योंकि अगर आपके पास ये चार्ज पार्टिकल है और ये मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, तो अगर ये चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल इंटर होता है तो फिर इस चार्ज पार्टिकल के वेलोसिटी और बी के दरमियान एंगल 0 होगा। अगर ये चार्ज पार्टिकल एंटी पैरेलल टू बी इंटर होता है, यानी बी के एंटी पैरेलल इंटर होता है, तो फिर इस चार्ज पार्टिकल के वेलोसिटी और बी के दरमियान एंगल 180 होगा। अब इन दोनों केस में आपके पास इस चार्ज पार्टिकल के ऊपर मैग्नेटिक फोर्स 0 होगा। क्यों? क्योंकि साइन 0 भी 0 है और साइन 180 भी 0 है। तो इसका है कि दोनों केस में चार्ज पार्टिकल के ऊपर मैग्नेटिक फोर्स 0 होगा। तो इस कहने के चार्ज पार्टिकल के ऊपर जब मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगेगा तो चार्ज पार्टिकल डिफ्लेक्ट भी नहीं होगा। तो इस कहने के ये स्ट्रेट पाथ के ऊपर क्या करेंगे, मूव करेंगे। यानी हेंस द ट्रैजेक्टरी ऑफ चार्ज पार्टिकल इज अ स्ट्रेट लाइन। इसके कि अगर चार्ज पार्टिकल अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड इंटर होता है या अपोजिट टू द मैग्नेटिक फील्ड इंटर होता है तो उसके ऊपर कोई मैग्नेटिक फोर्स नहीं होता, तो ये डिफ्लेक्ट नहीं होगा, ये स्ट्रेट पाथ के ऊपर दोनों मूव करेंगे। इस केस में ये इस डायरेक्शन में स्ट्रेट पाथ के ऊपर मूव करेगा और इस केस में इस डायरेक्शन में स्ट्रेट पाथ के ऊपर मूव करेगा। और ये तो आपके पास न्यूटन फर्स्ट लॉ भी है कि अगर एक बॉडी के ऊपर फोर्स नहीं लगता तो वो स्ट्रेट लाइन में यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव करता है। तो इसका मतलब यह है कि अगर वेलोसिटी पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड हो तो वो एक स्ट्रेट पाथ के ऊपर मूव करता है, यानी वी पैरेलल चार्ज पार्टिकल को स्ट्रेट पाथ के ऊपर चलाता है। लेकिन अगर वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड हो, यानी अगर चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर इंटर होता है तो इस केस में ये सर्कुलर पाथ के ऊपर मूव करता है। कैसे? चलो इसको हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ये बी इनवर्ड है यानी इनटू द पेज है, तो इसलिए इसको हमने क्रॉस से रिप्रेजेंट किया हुआ है। और ये चार्ज पार्टिकल वेलोसिटी v के साथ इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो ये वेलोसिटी और b के दरमियान एंगल जो है यहाँ पे 90 बनता है। यानी ये b ये चार्ज पार्टिकल वेलोसिटी v के साथ परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड इसमें मूव कर रहा है। तो यहाँ पे एंगल जो है वो 90 बन रहा है। तो एंगल जब 90 होता है तो साइन 90 जो है वो +1 के बराबर है, तो फोर्स आपके पास आ जाएगा QVB। और चूंकि साइन की वैल्यू +1 मैक्सिमम है तो ये मैग्नेटिक फोर्स मैक्सिमम होगा। तो इस केस में इस चार्ज पार्टिकल के ऊपर मैक्सिमम फोर्स लगता है। एंड जो चार्ज पार्टिकल परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड इंटर होता है तो उसके ऊपर मैक्सिमम फोर्स लगता है। ये फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा, तो उसको हम फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से फाइंड कर सकते हैं। इसको आपने बी के डायरेक्शन में रखना है, सेकंड फिंगर को आपने वी के डायरेक्शन में, तो ये तब आपको मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन देगा। तो यहाँ पे बी इनटू द पेज है तो आपने इसको इनटू द पेज रखना है। सेकंड फिंगर को आपने वेलोसिटी के डायरेक्शन में रखना है, तो यहाँ पे वेलोसिटी राइट के डायरेक्शन में है तो इसको राइट के डायरेक्शन में रखना है। तो ये मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में बनेगा। तो इसका कि यहाँ पे जो मैग्नेटिक फोर्स होगा वो इस वेलोसिटी के परपेंडिकुलर बन रहा है। और जो फोर्स वेलोसिटी के परपेंडिकुलर बनता है वो सिर्फ वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज करता है। तो इसका मतलब ये है कि ये मैग्नेटिक फोर्स इस चार्ज पार्टिकल का सिर्फ डायरेक्शन चेंज करेगा। और चूंकि ये ऊपर के डायरेक्शन में लग रहा है तो ये चार्ज पार्टिकल को ऊपर लेके जाएगा। चूंकि चार्ज पार्टिकल इस तरफ जा रहा है और ये फोर्स इसको ऊपर की तरफ लेके जाएगा तो ये इस डायरेक्शन में घूम लेगा, यहाँ पे पहुंच जाएगा। अब यहाँ पे भी अगर आप मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन फाइंड करें फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से तो वो ये लेफ्ट की तरफ बनता है। और ये यहाँ पे भी मैग्नेटिक फोर्स इस वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होगा तो ये वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज करेगा और इसको इस डायरेक्शन में क्या करेगा, घुमाएगा। तो ये चार्ज पार्टिकल यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे भी अगर आप इस मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन फाइंड करेंगे तो ये नीचे की तरफ आता है, तो ये चार्ज पार्टिकल इसको नीचे की तरफ घुमाएगा तो ये यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे फोर्स का ये डायरेक्शन होगा तो ये इसको राइट की तरफ घुमाएगा और ये चार्ज पार्टिकल यहाँ पे आ जाएगा। तो इसके लिए कि ये मैग्नेटिक फोर्स चार्ज पार्टिकल को एक सर्कल में घुमाता है, क्योंकि ये मैग्नेटिक फोर्स इस वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है और ये हर जगह पे परपेंडिकुलर है, तो ये वेलोसिटी का सिर्फ डायरेक्शन चेंज करेगा और डायरेक्शन चेंज करके इसको एक सर्कल में घुमाएगा। ठीक, अब यहाँ पे ये जो मैग्नेटिक फोर्स है इसको अगर आप देखें तो ये हर जगह पे टुवर्ड द सेंटर है। इसका लेके मैग्नेटिक फोर्स यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स है, क्योंकि सेंटर और पिटल मीन्स टुवर्ड्स, क्योंकि यहाँ पे ये मैग्नेटिक फोर्स हमेशा टुवर्ड द सेंटर है। तो इसका मतलब कि यहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स है।
अब ये यहाँ पे जो चार्ज पार्टिकल सर्कल में घूम रहा है, तो ये कितनी तेजी के साथ घूमता है, यानी इसकी क्या फ्रीक्वेंसी है, वो हम फाइंड करते हैं। यानी 1 सेकंड में ये कितने रिवोल्यूशन कंप्लीट करता है, इसको हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो वो हम इस इक्वेशन से फाइंड कर सकते हैं कि सेंट्रीपिटल फोर्स यहाँ पे हमारे पास मैग्नेटिक फोर्स है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स हमारे पास इक्वल होता है mv² डिवाइडेड बाई आर, और मैग्नेटिक फोर्स इस केस में जो मैक्सिमम है वो QVB के बराबर है, तो ये आपके पास आ जाएगा मैग्नेटिक फोर्स QVB। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो इस चार्ज पार्टिकल की फ्रीक्वेंसी हम फाइंड कर सकते हैं, तो ये VB कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास ये इक्वेशन आ जाएगा, यहाँ पे एक V सिर्फ रह जाएगा। चूंकि ये चार्ज पार्टिकल सर्कल में मूव कर रहा है, तो फिर हम लीनियर स्पीड की बजाय एंगुलर स्पीड की बात करते हैं, तो इस लीनियर स्पीड की जगह हम एंगुलर स्पीड लिखेंगे। अब हमें ये पता है कि लीनियर स्पीड और एंगुलर स्पीड के दरमियान क्या रिलेशन है, हमें पता है कि V आपके पास R ओमेगा की इक्वल होता है। ओमेगा आपके पास क्या है, एंगुलर स्पीड है, एंगुलर वेलोसिटी है। यहाँ पे ये एक R इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, तो ये इक्वेशन आपके पास आ जाएगा m ओमेगा इज इक्वल टू QB। ये m को दूसरी साइड पे ले जाओ तो ये डिनोमिनेटर में चला जाएगा, तो ओमेगा आपके पास आ जाएगा QB डिवाइडेड बाई m। तो ये इस चार्ज पार्टिकल की एंगुलर वेलोसिटी है जिसके साथ ये रोटेट कर रहा है, जिस स्पीड के साथ ये रोटेट कर रहा है वो स्पीड आपके पास ये है। अब चूंकि यहाँ पे ये मैग्नेटिक फोर्स सिर्फ चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज कर रहा है, इसकी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं करता, तो इसका मतलब ये है कि ये चार्ज पार्टिकल यूनिफॉर्म स्पीड के साथ सर्कल में मूव कर रहा है, यानी ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। अब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर फ्रीक्वेंसी सेम होती है, तो आपके पास इस चार्ज पार्टिकल की एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी ये होगी। एंगुलर फ्रीक्वेंसी का मतलब ये है कि ये 1 सेकंड में कितने रिवोल्यूशन कंप्लीट करता है। अगर ये इस फार्मूले से आपके पास एंगुलर वेलोसिटी इस चार्ज पार्टिकल की 10 आती है, तो इसका मतलब ये है कि ये 1 सेकंड में 10 रिवोल्यूशन कंप्लीट करेगा। अगर इस एंगुलर फ्रीक्वेंसी आपके पास चार्ज पार्टिकल की 50 आती है, तो इसका मतलब कि ये 1 सेकंड में 50 रिवोल्यूशन कंप्लीट करेगा, यानी ये ज्यादा तेजी के साथ घूमेगा। अब आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में चैप्टर 7 में पढ़ा होगा कि अगर एक बॉडी सर्कल में मूव करती है तो इसका जो प्रोजेक्शन होता है वो इस डायमीटर के ऊपर ऑसिलेटरी मोशन करता है, और ये चार्ज पार्टिकल की जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है वो इसके ऑसिलेशन के लीनियर फ्रीक्वेंसी के इक्वल होती है। यानी अगर आपके पास ये चार्ज पार्टिकल 1 सेकंड में जितनी रिवोल्यूशन कंप्लीट करता है, इसका प्रोजेक्शन डायमीटर के ऊपर इतनी ऑसिलेशन कंप्लीट करता है। इसका मतलब कि इस चार्ज पार्टिकल की जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है वो इसके प्रोजेक्शन के लीनियर फ्रीक्वेंसी के इक्वल होती है, जिसको मैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी के साथ इस तरह रिलेट कर सकता हूं कि ओमेगा को मैं लिख सकता हूं 2 पाई एफ। ये एफ जो है वो लीनियर फ्रीक्वेंसी है, और ये जिसका कि एंगुलर फ्रीक्वेंसी आपके पास हमारे पास आती है 2 पाई एफ, यानी इस एंगुलर फ्रीक्वेंसी और लीनियर फ्रीक्वेंसी को हम इस तरह रिलेट कर सकते हैं। यानी वो अगर आप लीनियर फ्रीक्वेंसी के साथ एंगल 2 पाई लगाते हैं तो ये आपके पास एंगुलर फ्रीक्वेंसी बन जाएगी, क्योंकि आपने एंगल लगा दिया ना, तो ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी बन जाएगी। तो आपके पास जो लीनियर फ्रीक्वेंसी होगी ये आपके पास आ जाएगी एफ इज इक्वल टू क्यू बी डिवाइडेड बाई 2 पाई एम, क्योंकि 2 पाई को इस साइड पे लेके आएंगे तो ये डिनोमिनेटर में चला जाएगा। तो ये इस चार्ज पार्टिकल की लीनियर फ्रीक्वेंसी है, और ये आपको ये बताएगा कि ये 1 सेकंड में कितने रिवोल्यूशन कंप्लीट करता है। अब अगर इस चार्ज पार्टिकल की फ्रीक्वेंसी को अगर आप देखें तो ये Q और B के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब कि Q और B अगर ज्यादा होगा तो फिर इस चार्ज पार्टिकल की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, यानी ये तेज घूमेगा, यानी 1 सेकंड में ज्यादा रिवोल्यूशन कंप्लीट करेगा। अब ये क्यों, चलो इसको हम डिस्कस करते हैं कि देखो अगर QB ज्यादा है तो फिर ये मैग्नेटिक फोर्स ज्यादा होगा, और जब ये मैग्नेटिक फोर्स ज्यादा होगा तो ये चार्ज पार्टिकल को ज्यादा डिफ्लेक्ट करेगा और ये एक छोटे सर्कल में घुमाएगा। जब छोटे सर्कल में घुमाएगा तो ये 1 सेकंड में ज्यादा रिवोल्यूशन कंप्लीट करेगा, तो इसलिए इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है, ज्यादा होती है। तो इसका कि ये फ्रीक्वेंसी Q और B की इसलिए क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अच्छा, यहाँ पे अगर इस फार्मूले में देखें तो ये चार्ज पार्टिकल के मास के फ्रीक्वेंसी इसके इनवर्स रिलेशन है, यानी अगर चार्ज पार्टिकल का मास ज्यादा होगा तो इस चार्ज पार्टिकल की फ्रीक्वेंसी कम होगी, यानी ये 1 सेकंड में कम रिवोल्यूशन कंप्लीट करेगा। तो ऐसा क्यों, क्योंकि अगर इस चार्ज पार्टिकल का मास ज्यादा है तो ये कम डिफ्लेक्ट होगा, और जब कम डिफ्लेक्ट होगा तो ये एक बड़े सर्कल में मूव करेगा, और जब ये एक बड़े सर्कल में मूव करेगा तो फिर ये 1 सेकंड में कम रिवोल्यूशन कंप्लीट करेगा, इसलिए इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, कम होगी। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास अगर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन इस
मैग्नेटिक फील्ड में इंटर होते हैं तो दोनों सर्कल में मूव करेंगे। ठीक है, किसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी? क्योंकि दोनों के ऊपर तो चार्ज सेम है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज सेम है, लेकिन प्रोटॉन का मास ज्यादा है तो उसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी, यानी वो क्या करेगा, वो स्लो घूमेगा। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन हो, जो प्रोटॉन होगा, उसके ऊपर तो पॉजिटिव चार्ज है तो फोर्स ऊपर के डायरेक्शन में होगा, तो वो एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा सर्कल में। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन होगा उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो ये फोर्स क्या होगा, उलट होगा। तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स इस डायरेक्शन में, नीचे के डायरेक्शन में परपेंडिकुलर लगेगा, तो इलेक्ट्रॉन जो है वो नीचे के डायरेक्शन में सर्कुलर मोशन में मूव करेगा, यानी ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन सर्कुलर सॉरी क्लॉकवाइज सर्कुलर मोशन करेगा। इसके कि अगर चार्ज पार्टिकल, अगर इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन दोनों मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलर इंटर होते हैं तो दोनों सर्कल में मूव करेंगे, लेकिन प्रोटॉन किस में मूव करेगा, यहाँ पे ये एंटी क्लॉकवाइज सर्कुलर मोशन करेगा और इलेक्ट्रॉन जो है वो नीचे के डायरेक्शन में क्लॉकवाइज सर्कुलर मोशन करेगा। इस फ्रीक्वेंसी को हम साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं, क्योंकि साइक्लोट्रॉन एक ऐसा डिवाइस होता है जिसमें चार्ज पार्टिकल परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड इंटर होता है और चार्ज पार्टिकल वहां पे एक सर्कल में घूमता है इस फ्रीक्वेंसी के साथ। तो इसलिए इसको हम साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी भी बोलते हैं। साइक्लोट्रॉन से हम चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करते हैं और वहां पर वो एक मैग्नेटिक फील्ड में सर्कुलर घूमता है। अच्छा, इस चार्ज पार्टिकल का टेम्परेचर क्या होगा? तो टेम्परेचर हमें पता है कि ये फ्रीक्वेंसी के उलट है, तो इस फ्रीक्वेंसी को उलट कर दे तो क्या आ जाएगा, 2πm डिवाइडेड बाई QB। तो ये इस चार्ज पार्टिकल का टेम्परेचर आ जाएगा। टेम्परेचर का मतलब ये है कि ये एक रिवोल्यूशन कितने टाइम में कंप्लीट करता है। तो इसका मतलब कि अगर चार्ज पार्टिकल परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड इंटर होता है तो वो एक सर्कल में मूव करता है। तो इसका मतलब कि वी परपेंडिकुलर चार्ज पार्टिकल को सर्कल में घुमाता है और वी पैरेलल चार्ज पार्टिकल को स्ट्रेट लाइन में चलाता है। लेकिन अगर आपके पास वेलोसिटी ना परपेंडिकुलर है ना पैरेलल है, तो इसका मतलब यह है कि चार्ज पार्टिकल ना तो स्ट्रेट पाथ के ऊपर जाएगा ना सर्कुलर पाथ के ऊपर मूव करेगा, बल्कि वो हेलिकल पाथ के ऊपर मूव करेगा। यानी इसका मतलब क्या है कि हेलिकल पाथ के ऊपर कब मूव करता है, व्हेन चार्ज पार्टिकल इज मूविंग एट एन एंगल टू द फील्ड अदर देन थीटा इज इक्वल टू 0, 90 एंड 180। यानी अगर चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में किसी आर्बिट्ररी एंगल के साथ इंटर होता है जो ना थीटा 0 है, ना 90 है, ना 180 है, यानी अगर चार्ज पार्टिकल इस एंगल के साथ, इन एंगल्स के साथ, 0 एंगल के साथ, 90 एंगल के साथ और 180 एंगल के साथ इंटर नहीं होता, बल्कि किसी और आर्बिट्ररी एंगल के साथ इंटर होता है, फॉर एग्जांपल ये मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है और ये चार्ज पार्टिकल इस एंगल के साथ इंटर होता है वेलोसिटी v के साथ, तो यहाँ पे तो ना वेलोसिटी पैरेलल है ना परपेंडिकुलर है, तो ना तो ये सर्कल में मूव करेगा ना स्ट्रेट पाथ के ऊपर मूव करेगा। तो ये कैसे मूव करेगा? देखो, इसकी वेलोसिटी के दो कंपोनेंट्स बनते हैं। एक वेलोसिटी का कंपोनेंट b के पैरेलल आता है, इसलिए इसको मैंने v पैरेलल से रिप्रेजेंट किया हुआ है, और दूसरे वेलोसिटी का ये कंपोनेंट आता है जो इस मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, इस मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, तो इसको मैंने v परपेंडिकुलर से रिप्रेजेंट किया हुआ है। अगर ये एंगल थीटा है तो v पैरेलल v cos थीटा होगा और ये v परपेंडिकुलर v sin थीटा होगा। अब जो ये इस वेलोसिटी के, इस चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी का जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है वो चार्ज पार्टिकल को सर्कल में घुमाएगा, और जो इस चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी का जो पैरेलल कंपोनेंट है वो चार्ज पार्टिकल को एक स्ट्रेट पाथ के ऊपर मूव करवाएगा। तो इसका है कि यहाँ पे चार्ज पार्टिकल दो मोशन करेगा, वी परपेंडिकुलर की वजह से सर्कुलर मोशन और वी पैरेलल की वजह से लीनियर मोशन। तो ये चार्ज पार्टिकल जो मोशन करेगा वो इस सर्कुलर मोशन और लीनियर मोशन का कॉम्बिनेशन होगा जो हेलिकल मोशन बनता है। यानी ये चार्ज पार्टिकल इस वी परपेंडिकुलर की वजह से सर्कुलर मोशन करेगा और इस वी पैरेलल की वजह से ये इस डायरेक्शन में लीनियर मोशन करेगा, तो ये आपके पास क्या मोशन बनता है, इस तरह हेलिकल मोशन बनता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास चार्ज पार्टिकल along द मैग्नेटिक फील्ड इंटर होता है या अपोजिट टू द मैग्नेटिक फील्ड इंटर होता है, तो उस केस में चार्ज पार्टिकल के ऊपर मैग्नेटिक फोर्स 0 होता है, तो इसलिए वो चार्ज पार्टिकल डिफ्लेक्ट नहीं होता और वो एक स्ट्रेट पाथ के ऊपर मूव करता है। लेकिन अगर इसके अलावा 0 एंगल और 180 एंगल के अलावा अगर 90 एंगल है, तो फिर 90 एंगल के ऊपर जो मैग्नेटिक फोर्स लगता है चार्ज पार्टिकल के ऊपर वो मैक्सिमम फोर्स लगता है और वो चार्ज पार्टिकल को सर्कल में घुमाता है। लेकिन इसके अलावा अगर कोई और एंगल हो, 0 और 180 के अलावा कोई और एंगल हो, तो इस केस में मैग्नेटिक फोर्स होता है और वो मैग्नेटिक फोर्स तो चार्ज पार्टिकल को घुमाता है
ठीक है। और ये चार्ज पार्टिकल को सर्कल में घुमाएगा अगर ये एंगल 90 हो। अगर इसके अलावा कोई और एंगल हो 90, 0 और 180 के अलावा कोई और एंगल हो, यानी 30, 40, 70 या 120, 150, तो इस केस में जो मैग्नेटिक फोर्स होगा वो भी चार्ज पार्टिकल को घुमाएगा, लेकिन वो सर्कल में नहीं घुमाएगा, वो हेलिकल पाथ के ऊपर घुमाएगा। तो इसका मतलब कि मैग्नेटिक फोर्स जब भी लगेगा वो चार्ज पार्टिकल को घुमाता है, लेकिन 0 और 180 एंगल में ये मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगता, तो इसलिए वहां पे चार्ज पार्टिकल सर्कल में स्ट्रेट पाथ के ऊपर मूव करता है। लेकिन बाकी जो 0 और 180 एंगल के अलावा जो बाकी एंगल से अगर चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तो चार्ज पार्टिकल के ऊपर फोर्स लगता है और वो मैग्नेटिक फील्ड इसको घुमाता है। ठीक है। अगर अगर ये चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर इंटर होता है तो मैग्नेटिक फील्ड इसको कहता है भाई आप सर्कल में घूमें। लेकिन अगर किसी 90 के अलावा किसी और एंगल्स के साथ इंटर होता है तो वो फिर मैग्नेटिक फील्ड इसको कहता है कि आप हेलिकल पाथ के ऊपर घूमें।